हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। आज संडे मतलब कि वीकली वार्ता में एक नया टाइप से शुरू किया है, जो हम देखेंगे इसमें। जो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। उसमें वहाँ की पॉलिटिक्स हमें नहीं समझनी है कि क्या किस टाइप की पॉलिटिक्स हुई है, क्या नहीं हुई है। दिख रहा बढ़िया, ये सब बढ़िया दिख रहा। कोई वहाँ क्या पॉलिटिक्स हुई है उस पर हमें बिल्कुल जाना ही नहीं है। हमें मतलब देखना है जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म आई हैं, उनके बारे में देखेंगे। दो टाइप के मतलब कि दो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, एक फ्लो टेस्ट और एंटी डिफेक्शन लॉ। इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। मुझे बार बार इसमें देखना पड़ेगा, इसके लिए 1 मिनट का मुझे और समय दो जरा, बस। मैं बस 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 हो गया। माफ करना जी। तो शुरू करें अब। पॉलिटी देखो, शुरू करने से पहले, उससे पहले थोड़ा 1 मिनट उस पर जाएं हम जरा। ये देखो, ये मैं इसे बड़ा करूँ, ये आपको दिखाई पड़ रहा है? 1 मिनट, बस यही तो गड़बड़ हो जाती है बस। अब देखो, ये हमारा ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं जो, उसमें आप यदि एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। और पेड का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, आप जानते भी हैं, फॉर्म भी ऑनलाइन होने लगे हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। पेट का जो विषय, पेट का जो कक्षा चलती है वो चलती है शाम को 4 बजे। और हाँ, सुबह 7 बजे एसएससी की कक्षाएं चलती हैं। दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जिसमें पहला नंबर दिया है, आप उस पर कॉल ना करके दूसरे वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो 7355, तो मैं यहाँ लिखूँ 7355264083। इस नंबर पे आप, ये क्या लिख दी, 1 मिनट रुकना जरा, बस 1 मिनट का समय दो। 7355264083, जे नंबर है ना। 73, अब दिख रहा है? हाँ, 7355264083, ये नंबर। इस नंबर पर आप कॉल करके और भी अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। आप एसएससी और पेट में कोई भी कक्षाएं ज्वाइन करना चाहें हमारी, कर सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ मतलब यदि आप लोकल के हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। और हमारी ऑडियंस भी अभी मतलब कि जो व्यूअर हैं वो सब लोकल के ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, हमने बताया फ्लो टेस्ट पढ़ना है और एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ी और आपसे वार्ता होगी। वार्ता मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में तो नहीं कहेंगे, बस आपसे इतना कहेंगे कि जो हम ये कक्षाएं लेते हैं, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म कहा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जैसे आप फेसबुक यूज करते होंगे, ट्विटर यूज करते होंगे, और भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। और आज सभी लोग लगभग लगभग, आप जो देख रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो क्या कहते हैं कि यदि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखिए। कुछ ऐसी वैसी पोस्ट मत कीजिएगा जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भावनाएं आहत हो जाएं और कोई व्यक्ति ऑफेंड हो जाए। और इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की पोस्ट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है। तो आप सोशल मीडिया को रहते हुए सतर्क रहें और अन्यथा पोस्ट ना करें किसी की, दूसरे किसी व्यक्ति की, सब ठीक तो है ना? हाँ, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे इस प्रकार की पोस्ट प्लीज ना करें। और आपको जे किस उपलक्ष्य में जब हम कह रहे हैं उसको आप जहां से आप रिलेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो भी घटना अभी रिसेंटली घटित हुई है बहुत ही दुखद हुई है। इस घटना से सब व्यक्तियों का मन व्यथित हो गया। जिसने भी मतलब ये घटना सुनी, वीडियो देखने की तो बात दूसरी है, ये प्रकार की घटना सुनना ही बिल्कुल मन को व्यथित कर देता है। पर हम अपने मुद्दे पर आएंगे कि क्या करना है। ये देखो, चलो उससे पहले क्या है, अब यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो यूट्यूब पे तो जरूर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि और हम किस पे वीडियो बनाएं। एक संडे को हम इस प्रकार के टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे अपने हिसाब से। अभी आपका सजेशन आते हैं तो ठीक है,
नहीं आते हैं तो हम किसी न किसी, आज जैसे हमने पॉलिटी पे ले लिया, कल हम एनवायरनमेंट पे ले लेंगे, अगले मतलब कि अगले संडे को एनवायरनमेंट पे, कोई इकोनॉमी बेस्ड कोई आर्टिकल आ जाए, कौन अच्छा सा कोई घटना घट जाए। अभी जो इस समय जो जो डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, मतलब कि रुपये की वैल्यू जो डेप्रिसिएट हो रही है लगातार, उस पर भी मन हुआ मेरा बनाने का, लेकिन उस पर थोड़ी रिसर्च करनी बाकी है अभी। तो उस पर रिसर्च करके अगले हफ्ते शायद उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, और फिर आपके जो डिस्कशन जो सजेशन आए वहाँ पे कि आचार्य जी आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़, यदि आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक भी कर देना, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं भाई, जय हो, शुरू करें। तो देखो क्या है, ये 2 आर्टिकल मैंने लगा के रखी हूँ द हिंदू की, ये बहुत पहले के आर्टिकल है, लगभग आज से 2 से 3 दिन पहले का आर्टिकल है। और मैं ये कक्षाएं आपकी 2 से 3 दिन पहले भी लाना चाहता था, लेकिन कुछ संयोग ऐसा बना और इतनी व्यस्तता, अब देखो जुलाई शुरू हो चुकी है, तो हम मतलब कि अपना कैंपेन गली गली घर घर चला रहे हैं कि हम अधिक से अधिक बच्चे अपने ऑफलाइन बैच में ला सकें, उनको मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं, और तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कितना समय लगता है। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़े हम। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बन चुके हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए जी हमने अपना लेक्चर तैयार किया है। और जो दूसरा आर्टिकल दिख रहा है, द एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्ड इन इंडिया, पहले मैं सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ को ही लाने वाला था, फिर धीरे धीरे चीज़ें और ऐड करनी पड़ी, फ्लोर टेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब पहले हम फ्लोर टेस्ट को होते हुए, फ्लोर टेस्ट देते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। ये वाला आर्टिकल जो दूसरा आर्टिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे मैं पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और ये पूरी की पूरी, देखो ये तो मैंने केवल एक कटिंग लगा के रखी है, इसमें आप नहीं कुछ पढ़ पाएंगे, मैं ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो पॉलिटी, हम सबसे पहले पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट पर, ठीक है। और फ्लोर टेस्ट, बस एक थोड़ा मुझे समय दो, मैं देखूं ये दिख रहा कि नहीं, क्या सब बढ़िया दिख रहा है कि ये, 1 मिनट, और ब्लैक वाला कहाँ गया। हाँ जी, ये देखें जरा कि ब्लैक से ज़्यादा अच्छा दिखता है ये, और मैं देख लूँ। राइटिंग तो ठीक है, ठीक है, हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्लैक से थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो हम फ्लोर टेस्ट को देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे फ्लोर टेस्ट होता क्या है। पर ये छोटी छोटी समय पे जो समय बर्बाद होती है उसको थोड़ा आप माइंड मत करना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। तो फ्लोर टेस्ट होता क्या है, फ्लोर टेस्ट एक शक्ति परीक्षण है। क्या है? शक्ति परीक्षण। बेटा मिनट, ये शक्ति परीक्षण किस टाइप के, हिंदी में शक्ति परीक्षण कह सकते हैं और इंग्लिश में फ्लोर टेस्ट होते हैं। इसकी प्रक्रिया हम समझेंगे जरा किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो कैसे होता है फ्लोर टेस्ट ये देखेंगे हम, तो कैसे होता है आप ध्यान में देखिए। शक्ति परीक्षण कहाँ होगा, कहाँ होगा, जैसे कि सेंटर में लिया जाए, सेंटर और स्टेट, 2 टाइप के, सेंटर और सेंटर बोले तो केंद्र और स्टेट बोले तो राज्य, दोनों में सरकारें होती हैं। अभी हम सरकार कैसे बनती है उस पर भी चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से, पर हम फ्लोर टेस्ट पर भी देखते हैं। तो क्या किस प्रकार से शक्ति परीक्षण होगा, क्या जो कोई ये पार्टी है जिसके पास विधायकों का सपोर्ट है, वो अपने विधायक लेके स्टेट में राज्यपाल के घर चला जाए, राज्यपाल के घर चला जाए, वहाँ पे फ्लोर टेस्ट दे दे कि भाई हमारे पास इतनी शक्ति है। या सेंटर में कोई जो लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लीडर है, वो राष्ट्रपति के घर चला जाए, बोले कि ये हमारे पास इतने नंबर हैं और ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है। इस प्रकार का, इस तरीके से होगा फ्लोर टेस्ट। या फिर जैसे कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति भवन के सामने सांसदों की परेड करा दी, और राज्यपाल भवन के सामने विधायकों की परेड करा दी। सेंटर में सांसदों की परेड करा दी राष्ट्रपति के भवन के सामने, और राज्य में विधायकों की परेड करा दी कहाँ पर, राज्यपाल भवन के सामने। तो इस प्रकार से शक्ति परीक्षण हो सकता है? तो नहीं, इस प्रकार की क्रियाएं पहले हुआ करती थी। कि क्या होता था कि यहाँ से कोई विधायक दल का नेता गया और इतने विधायक लेके राज्यपाल से मिला, या फिर सांसद दल का नेता सांसद लेके गया राष्ट्रपति से मिला और उसके भवन के सामने परेड करा दी कितने नंबर हैं। पर इस प्रकार की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अभी भी कुछ लोग करा देते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति है, वो अलग बात है।
लेकिन फ्लोर टेस्ट जैसी चीज है जो हमारे संविधान में तो वर्णित थे नहीं, ये आती है प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली के अंतर्गत आती है। तो पार्लियामेंट में एक आर्टिकल है 118, आर्टिकल 118 के तहत मतलब कि कोई भी हाउस अपने मतलब कि प्रोसीजर के तहत नियम कानून बना सकता है, ठीक है, वो चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, वो अपने बना सकता है। और इसी तरह स्टेट में मतलब कि स्टेट का जो विधानसभा और विधान परिषद अपने नियम कानून बना सकते हैं। तो उसी में मतलब कि उसी की प्रक्रिया के अंतर्गत कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस टाइप के शब्दों का उल्लेख है। तो उसी प्रकार से होता, अभी हम ये भी समझेंगे। तो फ्लोर टेस्ट नाम कैसे पड़ा? फ्लोर टेस्ट का नाम पढ़ने का ये हुआ कि जो ये प्रक्रिया होगी वो फ्लोर ऑफ द हाउस बोले तो सेंटर के परिप्रेक्ष्य में आपका लोकसभा होगी और स्टेट के परिप्रेक्ष्य में आपकी विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, ये इस टाइप से होगा यहाँ पे। तो सदन के पटल पर ही ये प्रक्रिया होगी, ये शक्ति परीक्षण होगा, तो इसलिए फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। अब फ्लोर टेस्ट की और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा देखेंगे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा, हम इसे थोड़ा ऊपर कर दें, फिर इसको जब जरूरत पड़ेगी हम इसे ले लेंगे, ठीक है जी। इसे यहाँ कर दें, हम कोने पे कर दें ताकि बाद में ऐसा ना हो। 1 मिनट, आपका है भाग रहे हो भाई जी। चलो जी, अब देखें जरा है। तो देखो किस तरीके से हम लेते हैं सेंटर, यहाँ पे सेंटर और ये स्टेट दिखाई तो पड़ रहा ही होगा, ठीक है। सेंटर और स्टेट लेते हैं। सेंटर में जो सरकार बनती है वो बनती है मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री चुनते हैं वो सेंटर के हिसाब से, और स्टेट में मुख्यमंत्री हेड होता है, मतलब कि रियल हेड यही होता है। वैसे स्टेट नॉमिनल हेड होता है, जो नॉमिनल का मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट है, वैसे इसको नहीं, हेड ऑफ द स्टेट मतलब राष्ट्र का हेड कौन है, तो वो अपना राष्ट्रपति है। और स्टेट में देखा जाए, जो राज्यों में देखा जाए, अपने प्रांतों में देखा जाए तो गवर्नर है, ठीक है, नॉमिनल हेड। और रियल हेड होता है आपका यहाँ पर मुख्यमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री। चलो ये देखते हैं। तो होता क्या है कि पहले चुनाव होता है, चुनाव द्वारा मेंबर चुने जाते हैं सेंटर और स्टेट दोनों में। फिर ये मतलब कि ये मेंबर मिलकर अपना नेता चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं, और ये मुख्यमंत्री चुनेंगे और ये प्रधानमंत्री चुनेंगे, और फिर सरकार का गठन होगा। इस प्रकार के जैसे हम मान लेते हैं। और सरकार बनेगी कैसे? तो जैसे अपने मतलब कि भारत की बात करें तो स्टेट में 543 या 545 मान के 545 अपने क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और स्टेट में हम किसी पर्टिकुलर स्टेट का उदाहरण ले लें, जैसे मान अपने यूपी का उदाहरण ले लो, हम यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी में 403 + 1 सीट है। 1 हम मान लेते 1 एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है, 1 एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें क्या है, 4 मतलब कि 445 में 2 आपके नॉमिनेटेड होते हैं और 543 ये आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ये क्या, इलेक्टेड मेंबर, ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं और ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मैं कोई भी टॉपिक को थोड़ा जल्दी में नहीं करा पाता हूँ। मैंने बहुत प्रयास भी किया किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करने का, पर पता नहीं क्यों किस तरीके। हाँ सब ठीक दिख रहा। ये नॉमिनेटेड लिखा है, ये इलेक्टेड लिखा है, ये नॉमिनेटेड मेंबर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और ये आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। अब काय के लिए समय देर पर देर बात करें तो देखो क्या होता है। 543 के हिसाब से आपकी सरकार बनेगी, यहाँ पर बनेगी आपकी 403 के हिसाब से बनेगी। तो इसमें यदि हम देखें तो मेजोरिटी होती है ये, जिसे जादुई आंकड़ा या मैजिकल फिगर कहते हैं आम भाषा में। मैजिकल फिगर होता क्या है, 50%, मतलब कि जो टोटल मेंबर हैं लोकसभा के 50% + 1 मेंबर, 50% + 1 मेंबर, यहाँ पर भी होगा 50% + 1 मेंबर, ठीक है। तो यदि किसी पार्टी के पास, और अपनी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टी आधारित डेमोक्रेसी है, तो किसी भी पार्टी के पास 50% + 1 मेंबर का सपोर्ट है, या वो अपने दम पर लाए हो या फिर किसी से कोएलिशन किया हो, तो अभी देखेंगे हम बिल्कुल हर मतलब कि तो
उदाहरण हर तरीके की मतलब की संभावना कंडीशन लेके हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा 276, मतलब 276 प्लस 1 277 होगा, 277 होगा। ठीक है जी, 277 होगा। इसका 50% निकालने का मतलब 2 का भाग दे दो, सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्या होगा 201, तो 202 बोले तो 204, मतलब इससे ज्यादा हो जाएंगे। जैसे 2 का गुणा करें इससे ज्यादा हो जाए तो ये मेजोरिटी कहलाती है। यदि किसी पार्टी के पास 277, यहाँ पर सेंटर में ये स्क्रीन हिल रही नहीं, हिलने दो, ज्यादा हिलेगी तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी यार। फैन बंद कर दें हम, रुक जाओ 1 मिनट। ले लो, तनाव और गर्मी सही, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, यदि किसी पार्टी के पास 277 मेंबर और पार्लियामेंट का सपोर्ट है, यहाँ पर एमएलए का सपोर्ट है, तो ये मतलब कि सरकार बना सकते हैं। हमने उदाहरण लिया यहाँ यूपी का। ठीक है जी, ये सरकार बना सकते हैं। अब मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ थोड़ी, ये वाली चीज़ें। ठीक है, समझ के मेजोरिटी कितनी होगी 50% प्लस 1 होगी। अब देखो जरा इस तरीके से देखें, 277 यहाँ 543 दिख तो रहा ही होगा, बिल्कुल हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 403, यहाँ पर 403 यूपी का उदाहरण लिया है हमने, 403 यूपी का उदाहरण लिया है। यहाँ पे हम सेंटर लिख दें, CENTRE। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर लिख दिया, यहाँ यूपी। तो यहाँ पर मेजोरिटी कितनी है 202 की मेजोरिटी है। ठीक है, अब रिसेंटली गवर्नमेंट को हम देखें जरा, सेंटर और स्टेट दोनों में देखेंगे। सेंटर में है जैसे कि एनडीए गवर्नमेंट है इस समय। ठीक है, अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस किस पार्टी का सपोर्ट है इस पर और किस किस पार्टी का नहीं है, वो बात की बात है। हम देखते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस। ठीक है, बीजेपी के पास लगभग 300 प्लस मेंबर का सपोर्ट है, मतलब उसके खुद के लगभग 300 से अधिक मेंबर उसके पास है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके पास क्लियर मेजोरिटी है, मतलब कि 277 से अधिक इसके पास मेंबर का सपोर्ट है। यहाँ तो ये सरकार बना लेगी। ठीक है, यहाँ देखो अब 202 में मतलब कि, और लगभग यूपी में जो बीजेपी गवर्नमेंट है इस समय पे, इसके पास 250 प्लस सीटें हैं, 250 लगभग 255 सीटें इसके पास है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि क्लियर मेजोरिटी इसके पास यहाँ भी है। पर ये तो एक सिनेरियो हुआ कि इसने पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर है। कांग्रेस की अभी हम बात नहीं करेंगे, ये तो अभी सत्ता में है नहीं। लेकिन अब हम जैसे बात करें कुछ दूसरी सिचुएशन में हम बात करें, यहाँ पर कहो कि जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस हैं, और एसपी, बीएसपी और अलग पार्टी, जैसे कोई आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका नाम नहीं लिख पाया, हम मान लेते हैं बीजेपी को यहाँ पर मिली 200 सीट। ठीक है, कांग्रेस को मिली आपको यहाँ पर 100। चलो यार काय के लिए हटाओ, हम ये चीज़ नहीं लेंगे, ये चीज़ नहीं लेंगे। हम मान लेते हैं काय के लिए, कोई कहेगी अच्छा जी आप मानते भी हैं और इस तरीके की बात भी करते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी और पार्टी डी दोनों में, यहाँ पे भी वहाँ पे भी पार्टी ABCD देखते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि इनको मिली 200 सीटें। ठीक है, और इन भाई साहब को मिली 200, चलो 220 मान लो, 220 सीटें मिल गई इन्हें। ठीक है, और इन्हें मिल गई लगभग 150 सीटें मिल गई। ठीक है, हमने कितनी 370 सीटें कवर, इन भाई साहब को मिल गई 100 सीटें। ठीक है, 100 सीटें इसे मिल गई, तो कितनी कवर हो गई अभी यहाँ तक 470 सीटें कवर हो गई। 470, चलो इसे 250 कर लो, आई के लिए जब दो ही पार्टी ली हैं, इसे 250 कर लो और इसे 150 कर लो, तो कितनी हो गई 400, ये 500, बची कितनी 43 सीटें। ये 110 कर लो इसे, ये 33 सीट इसके पास होगी। ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो है। 4 पार्टियों ने कंटेस्ट किया, और भी कई मतलब कि अन्य पार्टी हैं उनको हमने अभी इंक्लूड नहीं किया। हम मानते हैं कि ए को 250 मिली, इसको बी को मिली 150, इसको मिली 110, इसको मिली 133। अब इस स्टेट में आते हैं, ए पार्टी को हम मान लेते हैं कि मिली 200, इतनी 200 तो फिर वो हो जाएगा, मान लेते 150 सीट इसे मिली, 120 सीटें इसे मिली, 100 सीटें इसे मिली। कितना हमने कवर कर लिया 370 कवर कर लिया, 370 कवर कर लिया है, और 33 सीट लो यहाँ पे भी बच गई। ठीक है,
चलो दोनों में बिल्कुल एक सा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं डी को 33 सीट मिली। अब देखो यहाँ पर क्या हम सोचें, ना इसके पास मेजोरिटी है, ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास, ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। 202 सीटें यहाँ पर किसी के पास नहीं है, और यहाँ पर 277 सीटें किसी के पास नहीं है। तो अभी मतलब अपने खुद के दम पर ये लोग सरकार नहीं बना सकते, तो क्या करें? तो या तो मतलब ये बोले, ये जो मान लेते हैं ये इंडिपेंडेंट इलेक्टेड हुए मेंबर, इन्हें बोले कि भाई आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, तो 283 सीटें हो जाएंगी, तो ये सरकार बना लेगी। और इस सिचुएशन में होगा क्या, अब देखो मतलब कि जो सिचुएशन क्या है, इसे बोलते हैं हैंग हो जाना। असेंबली यहाँ होगा तो असेंबली हैंग हो जाना, यहाँ पार्लियामेंट हैंग हो गए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, अब यदि आप लोग सोचें, मतलब कि ये लोग सोचें आपस में मिलके कि हम कोalition गवर्नमेंट बना लें और राष्ट्रपति के जाएं, उसको उनको ज्ञापन सौंपे, पत्र दें कि हमारे पास इतने एमपी का सपोर्ट है, हम सरकार बनाने के मतलब कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त नंबर है। तो प्रेसिडेंट ने कह देगा ठीक है बनाओ सरकार, बनाओ सरकार, सरकार बनेगी। या फिर ये सोचे और कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, तो प्रेसिडेंट इन्हें बुलाएंगे, बोलेंगे कि आओ तुम सरकार बनाओ, और कुछ समय दिया जाएगा इन्हें, एक हफ्ता 2 हफ्ता इस टाइप का समय दिया जाएगा कि बोलेंगे कि आप सरकार बनाओ, और 2 हफ्ते बाद कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर दी जाएगी, उस पर आपको अपना मतलब कि मेजोरिटी सिद्ध करना है। मेजोरिटी सिद्ध करने के लिए बोलना मतलब क्या, फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें बोल दिया, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि आप आओ सरकार बनाओ, और आज से 2 हफ्ते बाद कोई पर्टिकुलर डेट दे दी कि इस डेट को आपको अपने मतलब कि सदन में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है। तो ऐसे ही यहाँ पर तो मतलब कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर ए बन के आई है, ए वाली पार्टी। इन्हें मतलब कि कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए नहीं मान रहे, तो इन्हें बुलाएंगे, क्या बोलेंगे कि राज्यपाल बोलेंगे कि आप आइए और सरकार बनाइए। सरकार बनाने का मतलब कि मुख्यमंत्री की शपथ अपथ दिला दी जाएगी। और जो रिसेंट केस में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में इसी तरह का काम हुआ था कि जब चुनाव हुए उस समय बीजेपी और शिवसेना ने मतलब कि प्री पोल अलायंस बना के चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ बीच में चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुए, तो ये लोग अलग अलग हो गए। देवेंद्र फडणवीस को उस समय के जो राज्यपाल थे शायद वजूभाई वाला शायद हो सकते हैं, भाई गलत भी हो सकता हूँ मैं, मुझे उसी समय का शायद याद है, मैं उस समय फॉलो कर रहा था इस न्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से, और तब मैं पढ़ाता रहा था, नहीं था खुद पढ़ता था, तब की बात है। तो वजू भाई वाला जी ने बुलाया इन्हें कि बोलो कि आओ तुम अपनी गवर्नमेंट बनाओ। अजीत पवार वाला केस हुआ था कि अजीत पवार एनसीपी के विधायक लेके रहे थे हम सपोर्ट देंगे, लेकिन बाद में चीज़ें बिगड़ती चली गई, और फिर अजीत पवार और क्या कहते कि सपोर्ट नहीं दे पाए। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ने ले ली मतलब कि मुख्यमंत्री की शपथ, और इन्हें कुछ समय दिया कि आप विधानसभा में अपना इस तारीख को मेजोरिटी प्रूव करें। और ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाने के बाद वो और एनसीपी जो शरद पवार थे उन्होंने अपने विधायकों को कहीं बुला लिया, और ये ड्रामा चलता रहा, जैसे आज चला वैसे ही उस समय पे भी चला था। फिर क्या हुआ कि क्या हुआ कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर ली यहाँ पे स्टेट में। तो अब देखो क्या हो सकता है, और दूसरा केस में मतलब क्या, या फिर चलो ये तो ठीक है, अब इनसे पहले मतलब कि इन्होंने सरकार बनाई है, और फिर सरकार बनाने का न्योता दिया, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली, सब कुछ कर लिया, और बाद में जब फ्लोर टेस्ट का समय आया और इन्होंने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उनकी गवर्नमेंट वहीं के वहीं धड़ाम हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी। ये लोग या फिर ये लोग आपस में मतलब संगठन या गठबंधन बना के पहुंच जाएं राष्ट्रपति के पास कि हमारे पास नंबर है और हम सरकार बनाने के पक्ष में हैं, मतलब सरकार बना सकते हैं हम। तो ये सब मिलकर देखो इनकी कितनी सीट हो जाएंगी, 260 और 293 सीट हो जाएंगी, जो लगभग इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये लोग सरकार बना सकते हैं सब मिलकर। लेकिन अब ये तो हो गया, फिर इन्हें फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट देने में शक्ति परीक्षण देना पड़ेगा। ये लोग जाएंगे वहाँ पर, सदन में जाएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन ला के अपनी शक्ति परीक्षण करेंगे। और यदि ऐसा हो बीच मतलब कि ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब देखो क्या होता है, अब सिचुएशन हम पहले पे पहुंचते, यहाँ आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्या होगा। अब हम इस वाले पे आते हैं और इस वाले पे आते हैं। ठीक है, अभी बीजेपी के पास 300 प्लस सीटें हैं, और यहाँ पर बीजेपी के पास 250 प्लस सीटें हैं।
हम बीजेपी को हटा देते हैं, ठीक है, काय के लिए कोई बुरा ना मान जाए भाई, बहुत जल्दी ऑफेंड होते लोग। हम मान लेते हैं कि ये पार्टी एक्स है और यहाँ पर पार्टी एक्स है, ठीक है जी, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ के सांसद हैं वो इस्तीफा देना शुरू कर दें, या वहाँ से विधायक इस्तीफा देना शुरू कर दें। जो रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में हुआ है उसी में इसी तरीके से हुआ है। तो लगभग, अब यहाँ पे हम महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं क्या? चलो ले लें, कोई दिक्कत नहीं। शिवसेना की 56 एमएलए थे शायद, लगभग 56 एमएलए में से 40 एमएलए मतलब कि चले गए। जो पार्टी मीटिंग हुई बुलाया, ये लोग नहीं आए, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन के तहत कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी थी। और ये 40% एमएलए देखो जरा इनका कितना, ये 2/3 से भी अधिक है। इनका 2/3 कितना होगा? तीन का भाग दो जरा, तीन एकम तीन, तिली 24, 18 36, लगभग 37 लगभग 37 2/3 होता है। तो 2/3 से ये वैसे भी ज्यादा। अभी 2/3 आप याद रखना कि 2/3 ऑफ द मेंबर, हमने क्यों बोला किसी लेजिस्लेटर पार्टी के बारे में, अभी एंटी डिफेक्शन लॉ में इसका हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये 2/3 से वैसे भी ज़्यादा है। तो एमएलओ ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अभी देखो मध्य प्रदेश में जो केस हुआ था, मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी, वहाँ के एमएलए ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, जिससे कि मतलब कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। और फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दिया। और जो फ्लोर टेस्ट हुआ, फ्लोर टेस्ट वो तो शक्ति परीक्षण हुआ, तो होगा वैसे फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यदि फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार वो गिर जाती, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब ऐसे यहाँ पे ये सांसद हैं, तो सांसद इस्तीफा देना शुरू कर दें, और इस्तीफा देना शुरू कर दें इस तरीके से कि इनका नंबर लगभग 220 250 तक लेके आ जाएंगे। बोले कि 220 या 250 के लगभग लेके आ जाएं, तो तब इनके पास मेजोरिटी तो है नहीं प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये सरकार गिर सकती है। हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कहाँ पर, ये थोड़ा हम देखेंगे जरा। तो देखो क्या कह सकते हैं हम, आप जानते हैं कि सेंटर के लिए 74 और 75 आर्टिकल हैं। यहाँ पर लगभग 163 एंड 164, स्टेट में 163 164, और सेंटर में आर्टिकल 74 एंड 75 ये आर्टिकल है। तो 74 आर्टिकल मतलब कहता क्या है? 74 आर्टिकल कहता है कि मतलब प्रधानमंत्री वो सॉरी क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और 75 में कहा गया है, 75 में कहा गया है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे। इसी तरह इसमें 63 और 64 में इसी तरह इसमें कहा गया कि गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री होगा। और इसमें थोड़ा एक चीज और है, इसमें राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर साथ में ऐड है। बोले तो राज्यपाल का विवेक सम्मिलित है, कि अपने विवेक के आधार पर वो जो शक्तियां ले वो सम्मिलित है। 164 में भी यही कहा गया है कि 164 में थोड़ा आगे चल के ये कहा गया कि इनको सलाह देने के लिए मतलब कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल नियुक्ति करेगा, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब कि बने रहेंगे, सरकार में बने रहेंगे या मंत्री बने रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया? इसी में 75 में कि लगभग दूसरे आर्टिकल 75 के दूसरे में कहा गया है कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए, और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे विधानसभा के लिए। तो विधानसभा और लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे यदि ये लोग अपना कॉन्फिडेंस खो दें लोकसभा में। लोकसभा को वैसे लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। और इसको मतलब कि इसमें भी एक लोअर हाउस और अपर हाउस हो सकता है, कई राज्यों में होते हैं। तो इसमें भी मतलब कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यदि ये अपना कॉन्फिडेंस खो दें लोकसभा में, ये अपना कॉन्फिडेंस खो दें विधानसभा में, बस सॉरी एक मिनट, यदि ये अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा और जो अपना कॉन्फिडेंस विधानसभा में खो दें, तो राष्ट्रपति यहाँ सोचे कि भाई इस टाइप की सूचना मिली है कि ये लोग अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं, तो ये फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे सकते हैं। फ्लोर टेस्ट होगा, शक्ति परीक्षण होगा। यदि फ्लोर टेस्ट यदि
हो गया। अब देखो दो सिचुएशन मतलब और सिचुएशन है, ये तो सेशन चल रहा होगा, सेशन यहाँ का वहाँ का सेशन चल रहा होगा, सेशन चला तो विपक्ष द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है, विपक्ष द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। उन्हें लगे कि भाई ये सरकार जो चल रही है, जो करंट गवर्नमेंट है वो अल्पमत में है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उस सरकार को गिराने के प्रयास किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो वोटिंग होगी, यहाँ पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, यहाँ पे भी आएगा। जो वोटिंग होगी, वोटिंग होने में क्या होगा कि वोटिंग आपकी वॉइस वोट भी हो सकता है और ईवीएम द्वारा भी हो सकता है और हाथ भी उठवा सकते, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो देखिए यदि इन्हें क्लियर मेजोरिटी 277 सांसदों का सपोर्ट है तो सरकार बनी रहेगी, और यहाँ पे 202 विधायकों का सपोर्ट है तो ये सरकार बनी रहेगी। अब देखा जाएगा कि यहाँ पर 277 वोटों का सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर 202 विधायकों का सपोर्ट नहीं है, तो ये सरकार इमीडिएटली वहीं पे गिर जाएगी। ठीक है, फिर जो अगला जो नेता होगा, जो विपक्ष का नेता होगा, जिसके पास मतलब कि राज्यपाल को लगे, यहाँ राष्ट्रपति को लगे कि इसके पास क्लियर मेजोरिटी हो सकती है, उसे मतलब कि प्रधानमंत्री और स्टेट में मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि आप इस तारीख को अपना मेजोरिटी लोकसभा या विधानसभा में सिद्ध करो। और उस मेजोरिटी को सिद्ध करने के लिए जो सरकार जो अभी बनी है, जो अभी जो यहाँ पर राष्ट्रपति ने और यहाँ राज्यपाल ने जो सरकार बनाई है, वो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी। वो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो जाता है तो वो सरकार बनी रहेगी आगे चल के। समझ गए इतना? देखो इस कॉन्फिडेंस मोशन में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा और देख लो। एक एक टर्म आती है व्हिप, व्हिप जारी करते हैं सब पर्टिकुलर पार्टियां, व्हिप जारी करती है। इसका उल्लेख हम करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में भी करेंगे। तो पर्टिकुलर पार्टियां व्हिप जारी करती हैं। अब जैसे कि कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट होना है या किसी पर्टिकुलर बिल पर वोट होना है, ठीक है, तो पार्टियां अपनी व्हिप जारी करेंगे। व्हिप एक प्रकार का आदेश देने वाला कोई सदस्य होता है, यहाँ पर सांसद हो सकता है और वहाँ पर विधायक हो सकता है, उसे व्हिप बना दिया जाएगा। वो जारी करेगा कि इस दिन आपको सदन में प्रस्तुत होना है और इस पक्ष में वोट करना है, इस तरह वोट करना है या इस तरह वोट करना है, जैसे जो भी हो वहाँ पे वोट करना है। तो वो लोग, और इस व्हिप का उल्लंघन होना मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ उसके पास लग जाएगा, उनके लिए डिफेक्शन का नियम लग जाएगा जो 10th शेड्यूल में बढ़े थे। तो व्हिप जारी हो सकती, इस प्रकार से होता है। अब समझ गए इतना? ठीक है, ये मतलब कि फ्लोर टेस्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप थोड़ा और आगे बढ़ें कि फ्लोर टेस्ट मतलब कि शुरू कैसे होगा, इस पे हम जानेंगे। तो देखो कैसे शुरू हुआ। इससे पहले लगभग 1994 एक एसआर बोमई केस हुआ। ये थोड़ा अभी रिसेंटली मैंने पता किया है कि जो फ्लोर टेस्ट पहले केस, पहले तो ऐसे होता था कि मतलब कि जैसे केंद्र में सरकार है किसी पार्टी की है, और राज्य है कोई एक पर्टिकुलर राज्य ले लो, उसमें सरकार किसी अन्य पार्टी की है। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं जब इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। तो देखा कि अंतर कोई ज़्यादा नहीं, 10 से 5 विधायकों का अंतर है मेजोरिटी में पाने के लिए। तो वो क्या करे, जो राज्यपाल होगा, जो गवर्नर होगा स्टेट का, वो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। जो केंद्र सरकार, आप समझ लो बात को ज़्यादा मतलब कि वो समझो, वो राज्यपाल क्या करे, इस सरकार को गिरा के इसे मुख्यमंत्री बना दे और कहे कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, इनके पास मेजोरिटी है। मतलब कि लगे, राज्यपाल को लगा कि उसने कहा भाई आपके पास नहीं है मेजोरिटी, आपके पास है। तो इस टाइप की घटनाएं कुल घटी। पर एक बीच में कर्नाटक में एक केस हुआ, वहाँ समय एसआर बोमई मुख्यमंत्री थे हैं, और एसआर बोमई मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाकर किसी को दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया वहाँ के राज्यपाल ने। वो चले गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो वहाँ पे देखो डिस्क्रिशनरी पावर जो विवेक अधिकार हैं, उसी के उपलक्ष्य में मतलब कि इस टाइप का उन्होंने निर्णय दिया है सार्वभौमिक केस में कि कोई भी राज्यपाल बिना फ्लोर टेस्ट के इस प्रकार का निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, तो 1994 से फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था हो चुकी है और तभी से इस प्रकार की व्यवस्था चलती आ रही है। बिना फ्लोर टेस्ट के तो कहते कि कोई भी नहीं होगा। चलो जी, अब बढ़े, फ्लोर टेस्ट हमने देख लिया, अब बढ़े हम क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ पे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर
हमारे पेज को जल्दी से लाइक कर लें, ठीक है। और तो बस हम आगे बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना, यहाँ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, अब इस वाले जो स्लाइड हमने ऊपर डाली थी इसे हम लाते हैं नीचे। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये स्लाइड मैंने बनाई है, जरा देखो इसमें क्या है। इसके आधार पर इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे, इसे थोड़ा समझने के लिए जो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब हिंदी में दल बदल, और लिखा है लीविंग अ पॉलिटिकल पार्टी टू गो एनोदर वन। एक कोई दूसरी एक पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाना ही डिफेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड समझ, रीजन वगैरह तो हम देखेंगे। देखो डिफेक्शन एक और भी तरीके से कई प्रकार के डिफेक्शन हो सकते हैं। जैसे हम जो मार्कर यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का, हमें पता नहीं एक कौन कंपनी है, हम देखें कि और इससे पहले हम जो मार्कर यूज करते थे वो दूसरी कंपनी का था, उसे हम लिखते थे तो मिटाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे हमने इसको मिटाया तो यहाँ पर ऐसे काला काला छप गया, इसे बहुत रगड़ के ऐसे मिटाना था, पर हम ये मार्कर लेके आए तो ऐसे किया जी एक बार में, चलो मिट गया, ठीक है। तो उस वाले मार्कर से हम इस मार्कर में स्विच हो गए, तो ये भी एक प्रकार का डिफेक्शन ही है, ठीक है। तो और डिफेक्शन ये पार्टी, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, ये भी एक डिफेक्शन है, ठीक है जी। और इसका बैकग्राउंड, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की ज़रूरत कैसे पड़ी? तो पहले लगभग जब ये लॉ नहीं आया था, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई थी, ये 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, नहीं हुई थी। तो होता क्या था कि राज्यों में सरकार यहाँ वहाँ होती रहती थी, गिरती रहती थी। हम किसी कोई भी हो, जैसे हम हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से चुनकर आए, लेकिन हमारा और दूसरी पार्टी वाले आए हमारे पास, बोली कि यार तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें गृह मंत्री बना दे हैं, हम तुम्हें वित्त मंत्री बना दे हैं। तो उनके अरे वाह, ये तो हम विधायक हैं, कछू नहीं है, चले गए दूसरे में। और अंतर मान के चलो कि यदि मेजोरिटी जैसे 200 की विधानसभा है, 200 101 मेजोरिटी चाहिए, एक पार्टी के पास यहाँ पर 110 मेंबर हैं, एक पार्टी के पास 110 मेंबर हैं, इसके पास 90 मेंबर हैं। तो ये क्या 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 सोचे कि 101 मेंबर चाहने हैं, तो ये 11 मेंबर यहाँ से तोड़ ले, क्या तोड़ ले 11 मेंबर, और 11 को कह दे कि बस मुख्यमंत्री हम आओ रहे और बाकी तुम आओ, ये पे पैसा दे के कह दो कि हम तुम्हें इतने करोड़ रुपया दें, इतने लाख रुपया दें, हैं। तो इस प्रकार से ऐसे होने लगा, तो ठीक है। तो इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को लाया गया। 52वां, ऐसे लिखो, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 लाया गया। इसके तहत नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ सॉरी नाइन्थ नहीं, टेंथ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल को ऐड किया गया। टेंथ शेड्यूल, और जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, उसे ऐड किया गया। अब थोड़ा रीजन देखें, ये डिफेक्शन होता क्यों है, और अभी भी होता है डिफेक्शन, अभी भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी वही सिचुएशन बन चुकी थी। तब जानेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से जाने, कौन वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब समय हम आपके तो भी तो है, हम जो देखें जरा, अब 30 से 40 मिनट हमने बिताए हैं, हम अभी इसको 30-40 मिनट और दे सकते हैं, मतलब कि एक घंटे से अधिक की कक्षा ये हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें आपसे होती रहेंगी, संडे है, संडे को फंडे बनाते हैं जरा आज, ठीक है। तो टेंथ शेड्यूल ऐड किया गया किसके बाद, सेकंड में वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में, राजीव गांधी जी की सरकार थी तब, उस समय मतलब कि लाया गया ये। अब फिर होता क्या है, होता क्या मतलब इसके प्रावधान क्या थे वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे, ठीक है। अब रीजन जान लेते हैं कि क्या होता है। यदि ये कोई मेंबर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उसमें लिखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली केस में जो महाराष्ट्र में हुआ वो इसी तरह की घटना घटित हुई है, घटित हुई है कि वो लोग कह रहे थे कि जो आइडियोलॉजी थी बाला साहब ठाकरे जी की, ये लोग उस पर पालन नहीं कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे साहब लेके चले गए, जो विधायक थे वहाँ से लेके चले गए उनकी, चलो भाई आपका यहाँ कोई काम नहीं। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इस प्रकार का मतलब कि डिफेक्शन थोड़ा ठीक भी होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिफेक्शन हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत हो, और हॉर्स ट्रेडिंग के तहत हो, या फिर किसी सत्ता या कुर्सी के लालच में हो, तो यह डिफेक्शन थोड़ा ईवल डिफेक्शन कहलाता है। तो रीजन क्या है, मतलब कि क्या हुआ, तो
टू प्रिवेंट इविल डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ का लाया गया था, तो टू प्रिवेंट इविल डिफेक्शन के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। इतना समझ गए कि आप किसी लालचवश, किसी कारणवश, कोई भी हो, मतलब कि भाई वहाँ कुर्सी अच्छी मिल रही, पैसे अच्छे मिल रहे, उस वाली सरकार में यदि हम ज्वाइन करते हैं वो पार्टी, और वो सरकार बनाते हैं, तो हमें गृह मंत्री या वित्त मंत्री जैसी पोस्ट हमें मिल जाएगी, और अच्छे मतलब यहाँ पर हम विधायक भरे, वहाँ जाके हमें मंत्री पद हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार के डिफेक्शन को रोकने के लिए ये लाया गया था। ठीक है जी, इतना समझ गए। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है गया लाल। गया लाल और गया राम, कई लोग गया राम कहते हैं, कई लोग गया लाल। मैंने ये विकिपीडिया पर देखा तो ये गया लाल मिला मुझे, जिससे कि आया राम और गया राम जैसी टर्म क्वाइन हुई है, जो हम यहाँ अपने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कहते हैं बिना पैंदी के लोटा कहते हैं। और मैंने बहुत सुना ये टर्म यहाँ पर, बिना पैंदी के लोटा हैं, ये तो यते उते होत रहा थे। और गया लाल या गया राम आप कुछ भी कह सकते हो। ये 1967 में एक दिन में 5 बार डिफेक्टेड हुए, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, ऐसे ही एक दिन की बात है। तो तभी से ये टर्म क्वाइन होगी आया राम और गया राम। और देखो रिसेंटली उदाहरण 2016 में उत्तराखंड के 8 जो कांग्रेस एमएलए थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और बीएसपी के 4 एमएलए तो राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 2019 में जो कर्नाटक के 13 कांग्रेस विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश वाला, मेघालय वाला का भी उदाहरण है। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि ये बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करेंगे अभी के लिए। ओके, मैं शायद थोड़ा देर यहाँ पे रुकूं, काहे कि पता नहीं अब ये किस प्रकार की नॉइज और कितनी देर तक रहने वाली है। थोड़ी देर ठहरते हैं, ठीक है जी। और तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप सुन पाए, समझ पाए, ये 1 मिनट रुकना, मैंने ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ये तो आपको दिख नहीं रहा। ये देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1945 10th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया। ये ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद फिर क्या होता है, कुछ चीजें और भी चीजें थी इसमें, क्या क्या प्रोविजन थे वो तो हम बात करेंगे। कुछ चीजें हुई जो इसमें भी और सुधार करने की जरूरत हुई। तो फिर 91st संविधान संशोधन आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो सरकार में, एनडीए गवर्नमेंट थी उस समय, तो 2003 को 91वां संविधान संशोधन आया जिसने 10th शेड्यूल को संशोधित किया। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई 52वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, और 91 का भी 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसमें जो जो से प्रावधान किए गए थे उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो जी पढ़ें थोड़ा आगे। कौन सी घटना घटती रहती है यहाँ, ठीक है जी। अब देखो जरा जी, ये देखो एंड इसको देखना बाद में, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हम इसको पहले ही देख लेते हैं, बाद में और दूसरी चीज। देखो 52वें संविधान संशोधन का सब कुछ दिया गया है इसमें, और पर थोड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन इसका देना पड़ेगा, नहीं आप नहीं समझ पाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 10th शेड्यूल यहाँ पे लिखा है। फिर 52वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 1985 2003। इसके रीजन ये लिखा है यहाँ पे, ये हाँ ये रीजन है इसके, क्या है रीजन, टू प्रिवेंट इवल पॉलिटिकल डिफेक्शन, इसको रोकने के लिए 52nd को। और इसके रीजन थे टू स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन आया उसका रीजन था कि स्ट्रेंथ, मतलब कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसको और मजबूत करने के लिए ये चीज़ लाई गई थी। ऑल सेट, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। हम इस स्लाइड के पीछे छुपे हैं, कुछ ऑकवर्ड तो लग नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, इस टाइप से हुआ ये चीज़ें। ये देखो ये चीज़ें समझने के लिए काफ़ी है, हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। हम डिस्कशन करेंगे 10th शेड्यूल को। तो उससे आपको जो 1985 में जो कानून आया और 2003 में जो कानून आया वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक ओवरव्यू लेने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं। अब देखो जरा, अब आते हैं हम 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में देखो, शेड्यूल जो अनुसूची होती है उसमें पैरा होते हैं,
और जो पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो भाग होते हैं उनमें अनुच्छेद होते हैं, तो इनमें पैरा होते हैं और हाँ अनुच्छेद भी होते हैं, जैसे 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ और आर्टिकल 102 एंड 191(2). तो इससे मैं मिटाऊँ जरा, तो लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, मैं बोलता जाऊंगा आप समझते जाना। 1022 और 191(2). 1022 रिलेटेड है आपका सेंटर से, यहाँ दिख रहा, हाँ 102 रिलेटेड है आपका सेंटर से और 191(2) रिलेटेड है आपका स्टेट से। जो प्रोविजन इसमें वही प्रोविजन इसमें है। इसमें एंटी डिफेक्टेड लॉ का मतलब क्या है कि ये आपका सांसदों के लिए होगा, ये विधायकों के लिए होगा। ध्यान से समझना बात को, क्या कहना चाहते हैं हम कि 102, 101 और 102 में मतलब कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, ऐसे यहाँ पर स्टेट के लिए 101 102 में, 102 के 2 में लिखा गया है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस के बारे में लिखेगा। कोई भी मतलब कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो सदन का या हाउस का मेंबर होने के लिए उपयुक्त नहीं होगा यदि वो 10th शेड्यूल में वर्णित 10th शेड्यूल में वर्णित पैरा 2 के तहत क्या हो, डिस्क्वालीफाई हो। और ऐसे ही इसमें है, ए पर्सन शेल नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ 10th शेड्यूल। इस टाइप के वहाँ में प्रोविजन 102 और 191(2) में लिखा गया है। ठीक है, अब देखते धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पैरा 1 यहाँ मैं पढ़ दूँ और फिर इसको अलग से। पैरा 1 में इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन मतलब इस टाइप की है कि इसमें जो जो टर्मोलॉजी यूज हुई है, जैसे कि अभी हम बात करेंगे उसके बारे में इंटरप्रिटेशन दी गई है। और पैरा 2 में डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि इस आधार पर हम एक पर्सन को डिफेक्ट करेंगे, मतलब कि डिफेक्ट माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई करेंगे उसे। ठीक है, पैरा 3 डिलीटेड कर दिया। ये पैरा 3 डिलीटेड हुआ था किस कब, 2003 में डिलीटेड हुआ था। 52 में संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था और 2003 में 91 संविधान संशोधन में से डिलीट कर दिया था। पैरा 4 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अप्लाई नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। मर्जर के केस में पैरा 4 में इस पर भी हम बात करेंगे। और एग्जम्पशन, और पैरा 5 में एग्जम्पशन के बारे में बताया गया है, किस टाइप के किस किस को एग्जम्पशन दिया गया है उसको जानेंगे। और पैरा 6 में है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को है, तो डिसीजन ऑन क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसके बारे में बताया गया। और 7वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो यहाँ तक सब चले आए, बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, इसके बारे में मतलब कि पहले प्रावधान था कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो मतलब कि अथॉरिटी है मानने के लिए ये डिफेक्टेड है या नहीं डिफेक्टेड है, वो डिफेक्शन करने या ना करे उस पर मतलब कि जो संसदीय कार्रवाई होती है, संसदीय कार्रवाई उस पर मतलब कोई संसद की कार्रवाई में किसी कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो स्पीकर की इस कार्रवाई में किसी कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा, इस प्रकार का लॉ था। और लेकिन हमने स्टार लगा के रखा है, इसको हटा दिया गया है कि हो तो होलोहान केस के तहत हटा दिया गया था इसे। ठीक है, जरा 1 मिनट रुको मैं इसे ठीक, ओके चलो जी, अब हम आगे बढ़ें। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे तो हम बात बाद में करेंगे। अब देखो, अब क्या बात हो गई है यहाँ पे। देखो पैरा 1 इंटरप्रिटेशन किस टाइप के हैं, जिसमें हाउस लिखा गया है। हाउस का मतलब होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, सेंटर में, स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, कोई भी, ये हाउस हो गया। और लेजिस्लेटिव पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब वो है पार्टी जिसके सदस्य अभी हाउस में उपलब्ध हैं। लेजिस्लेचर मेंबर मतलब कि वे मेंबर जो सांसद हैं या विधायक हैं, या मतलब कि सांसद राज्यसभा के हैं या लोकसभा के हैं, विधायक हैं, वो जो हाउस में उपस्थित मेंबर है, जिसके पास मेंबरशिप है हाउस की, वो लेजिस्लेचर मेंबर कहलाते हैं। इस टाइप के यहाँ पे वर्णन किया गया। एक ओरिजिनल पार्टी के बारे में बताया गया। ओरिजिनल पार्टी मतलब कि वो पार्टी, जैसे कि हम पार्टी ए में है और हमें डिफेक्टेड हो गए पार्टी बी में चले जाएं, तो हमारी ओरिजिनल पार्टी ए है और अगली पार्टी बी है। चलो जी, अब इतना समझ में आ गया। पैरा 2 पे आते हैं। पैरा 2 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हैं, किस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है।
और आप ये ध्यान रखो, डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसकी? लेजिस्लेचर मेंबर की। जो हाउस के मेंबर हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और मेंबर हाउस में जो होते हैं, चाहे आपके राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इसमें आपके दो प्रकार के मेंबर होते हैं। आप दोनों से प्रकार से समझना इसको। समझ, दो प्रकार के मेंबर होंगे। कौन 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 प्रकार के? एक तो हो गए आपके इलेक्टेड मेंबर, बस देखो जरा परेशान करके। एक होंगे इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। और एक होंगे आपके नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर आपके होंगे दो टाइप के। एक तो वो पार्टी से इलेक्ट होंगे, जैसे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो लड़े, जैसे कि हम माने कि बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, और एसपी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, मार्क सीपीएम है, सीपीआई है, इस टाइप की पार्टी है जो उनसे इलेक्ट होंगे। या फिर वो इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, मतलब कि निर्दलीय विधायक हो सकते हैं वो आपके, ठीक है। तो इन सब के बारे में किस प्रकार से इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेस्ड ऑन डिफेक्शन, डिफेक्शन के आधार पर इनका किस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे पार्टी वाले के। पार्टी वाले को क्या है, तो सबसे पहले वॉलेंट्री, मतलब कि गिव अप कर दे अपनी, क्या कर दे, वॉलेंट्री गिव अप कर दे अपनी सदस्यता, हाउस की सदस्यता को वॉलेंट्री गिव अप कर दे। मतलब कि जो सांसद है या विधायक है वो कहते कि भाई थक गए अब यार हम इस झंझट में, अब हमें नहीं करना। वो क्या कहते कि अब हमें इनके सदस्य बन के नहीं रहना है, ठीक है जी। एक मिनट रुकना जरा, कोई बात नहीं, ना मिलने दो यार। हमें इनका सदस्य नहीं, वॉलंटरी गिव अप कर दे वो अपनी मेंबरशिप हाउस से। एक तो ये हो सकता है, मैं लिख दूं, बस थोड़ी थोड़ी नोटेशन में लिखता जाऊंगा, ज़्यादा वो नहीं करेगा। ये वॉलंटरी गिव अप कर दे। और दूसरी टाइप से क्या हो सकता है, अभी हमने विप की बात की थी, विप, विप जारी होती है। मतलब कि विप भी कई प्रकार, दो तीन प्रकार की होती है, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप, इस प्रकार की विप होती है। तो यदि विप का उल्लंघन कर दे, किस तरीके से, अब कोई पर्टिकुलर बिल पास हो रहा है संसद में, संसद में कोई, या फिर विधानसभा में पर्टिकुलर बिल पास हो रहा है, दोनों को ध्यान में रखना आप, यहाँ और यहाँ जहाँ भी डिफरेंस होगा हम पर्टिकुलर मेंशन कर देंगे, स्टेट का अलग से और सेंटर का अलग से मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यदि विप के खिलाफ वो वोट कर दे या अब्सटेन कर दे, बोले कि ये पर्टिकुलर बिल पास हो रहा है, इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में वोट डालने के लिए उस किसी जो विप बनाया गया जिस मेंबर को, उसने आदेश दिया। और विप ये भी होती है कि आपको इस दिन सदन में उपस्थित होना है, और आप उस दिन सदन में उपस्थित नहीं रहे, ध्यान से समझना बात को, तो ये आप उल्लंघन कर चुके विप का। या आपने मतलब कि वोट किसी के दूसरे पक्ष में, आपने बोला था समर्थन में देना, आपको बोला गया था, लेकिन आपने उसके विपक्ष में वोट दे दिया, तो ये आपका एक डिफेक्शन माना जाएगा। और इस डिफेक्शन के ग्राउंड, इसके आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और देखो तीसरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाओ, इंडिपेंडेंट मेंबर पे आ जाओ। इंडिपेंडेंट, इसको हम बाद में देखेंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर क्या हो सकता है कि ये स्वतंत्र है, मतलब कि ये तो वॉलंटरी गिव अप कर दे वो तो ठीक है, ठीक है, ये तो इसमें आता वॉलंटरी गिव अप कर दे वो तो ठीक है, ठीक है। और ये स्वतंत्र है किसको, किसी को भी वोट करने के लिए, पक्ष में विपक्ष में, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेकिन यदि ये इलेक्टेड में इलेक्ट हो गया और इलेक्शन के बाद मेंबर की शपथ ले ली इसने, संसद में या विधानसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं पे भी हाउस में शपथ ले ली, और ये फिर बाद में किसी दूसरी पार्टी में, जैसे कि इंडिपेंडेंट ये लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ते लड़ते ऐसे लगा कि भाई मुझे ये वाली पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यदि इसने ये पार्टी ज्वाइन कर ली तो ये डिफेक्टेड मेंबर, मतलब कि डिफेक्टेड हो जाएगा और इसके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इस टाइप से सिचुएशन इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए होती है। और नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या हो सकती है, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए ये हो सकती है कि ये तो वॉलंटरी गिव अप कर दे, वो बात ठीक है, ठीक है। और जब ये पार्टी किसी है तो वही डिफेक्शन। तो पार्टी में यदि कोई जाना है, यदि इसके इसके नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर इसका नॉमिनेशन हुआ किसी पार्टी ने, जैसे कि इस समय मतलब कि सरकार में बीजेपी पार्टी में है और उसने कोई मेंबर, लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं, या फिर वो तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, सॉरी,
और कोई मेंबर को नॉमिनेट किया गया इस पार्टियों द्वारा, और यदि वो चाहे 6 महीने के भीतर हम कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, कोई पार्टी जैसे बीजेपी ने नॉमिनेट किया और वो सोचे कि 6 महीने के अंदर वो सोचे कि कांग्रेस ज्वाइन करने, कर ले कांग्रेस ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि यही काम वो 6 महीने बाद करे तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। बात समझिए आप बात को, ये तो हो बिल्कुल समझ गए। तो चीज़ों को, प्रक्रिया को ध्यान से समझते जाए ना, चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। अब आते हैं तीसरे प्रोविजन पर, क्या कहता है वो तीसरा प्रोविजन जो 1985 में बोला गया था, कि 1985 52 में संविधान संशोधन में बोला गया था कि 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी। लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब है जो पार्टी के मेंबर अभी हाउस में उपस्थित हैं, हाउस में जिन मेंबरों के पास मेंबरशिप है, ये 1/3 मेंबर यदि इस पर मतलब कि अलग दूसरी पार्टी में चले जाएं, किसमें, दूसरी पार्टी में, ये 1/3 मेंबर चले जाएं किसी दूसरी पार्टी में, तो वो मतलब कि स्प्लिट कहा जाएगा, क्या उसे स्प्लिट कहा जाएगा। और इस आधार पर इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, मतलब कि इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। फिर वो पार्टी में क्या है, पार्टी से एक अलग धड़ा, स्प्लिट पार्टी टूट चुकी है, ठीक है। और अभी हम और भी बात करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि पार्टी टूट जाएगी, और ये लोग चाहें तो कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर ले या खुद का ग्रुप बना ले। लेकिन 2003 के संविधान संशोधन में फिर इस टाइप की घटनाएं बहुत सी होने लगी। तो क्या है कि 2003 के संविधान संशोधन में इस वाले को हटा दिया गया, इस पार्ट को डिलीट ही कर दिया गया। ये पैरा 3 था, पैरा 3 को डिलीट कर दिया गया। पैरा 3 में, ये तो पैरा 2 की हमने बात कर ली, अब पैरा 3 पे आ गए हम। पैरा 3 को डिलीट कर दिया गया है कि ये भाई इस टाइप के स्प्लिटेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम आते हैं पैरा 4 पर, ठीक है। पैरा 4 पर क्या कहने का मतलब है, पैरा 4 में बताया गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यदि मर्जर हो जाए, किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में मर्जर हो जाए, ठीक है, एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, इन पार्टी का मर्जर इस पार्टी में हो जाए, तो क्या होगा कि ये पार्टी अपने आप इस पार्टी के सदस्य बन जाएंगे, इस पार्टी के सदस्य बन जाएंगे, तो इन पर डिफेक्शन लागू नहीं होगा, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे सदन में। लेकिन इसके लिए मर्जर क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो बताएगा 2/3 मेंबर। अभी हमने बताया था ना वहां पर कि 56 MLA थे, 37 2/3 होता है, लेकिन वो 40 बता रहे थे कि हमारे पास 40 का सपोर्ट है। अब ये 40 लोग चाहते, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये 40 लोग चाहते तो कोई अदर पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, तो इन पर डिस्क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते, इन पर डिफेक्शन लागू नहीं होता। एंटी डिफेक्ट दिख तो रहा बढ़िया सब तरीके से, बिल्कुल भी दिख रहा, सब बढ़िया दिख रहा है। ये 40 मेंबर क्या है, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते, या फिर ये 40 के 40 मेंबर कोई अपना अलग ग्रुप बना लेते, जैसे अभी शिवसेना था, यहाँ चल के वो राम सेना बना, सॉरी माफ करना जी, मतलब कोई भी पार्टी बना सकते थे, ठीक है, कोई भी शिवसेना की जगह कोई भी पार्टी बना सकते थे, ठीक है। अब देखो जरा, अब आगे बढ़ें जरा, तो इन केस ऑफ मर्जर में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, ये प्रकार से कहा गया है। तो इसी के आधार पर मतलब कि इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। इस टाइप से देखो, क्रिटिसिज्म को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी में हम बता दें कैसे किया जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि, हाँ बिल्कुल, जो एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उसमें सीधे लिखा है कि ये रिटेल डिफेक्शन को तो मना करता है, और लेकिन होलसेल डिफेक्शन, डिफेक्शन यदि होलसेल में हो रही तो ठीक ठाक है, और रिटेल डिफेक्शन हो रही, रिटेल मतलब कि फुटकर हो रही, फुटकर, फुटकर विक्रेता और होलसेल विक्रेता, ये तो होता है ना, यदि फुटकर में डिफेक्शन हो रही तो आप डिफेक्टेड हैं, डिस्क्वालीफाई हैं। और यदि आप होलसेल में डिफेक्ट, मतलब सबके सब चले जाएं, सबके सब दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो वो क्या है, आपके इफेक्टेड मेंबर नहीं कहलाए जाएंगे। चलो जी, अब पैरा 5 में कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं, पैरा 5 में एग्जाम्पशन दिए गए हैं। एग्जाम्पशन किस किस को दी, एग्जाम्पशन मतलब छूट दी गई है, छूट दी गई है हाउस के प्रिसीडिंग ऑफिसर को,
राइटिंग पे मत जाना, हम बोलते जा रहे हैं। हाउस के प्रिसीडिंग ऑफिसर को एग्जम्पशन दी गई। प्रिसीडिंग ऑफिसर हाउस के कौन होते हैं? जैसे लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर, स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे। ठीक है, राज्यसभा, चलो चलो ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ। ठीक है, राज्यसभा में क्या होंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसे, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं इसे। तो देखो राज्यसभा में RJYA, ठीक है, राज्यसभा में क्या होगा? राज्य नहीं, राज्यसभा लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझना। राज्यसभा में चेयरमैन, और ये मुझे आप बताओ, चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट में आपकी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये आपके प्रेसिडिंग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, समझ लो बात को। और इसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद भी होती है किसी किसी राज्यों में। उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पर है और उनका चुनाव कैसे होता है, सब के बारे में कभी कभी हम डिस्कस कर लिया करेंगे, जैसे सिचुएशन बनी तो हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन और DYP चेयरमैन, ठीक है। तो ये प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, इन्हें छूट दी गई है। इन्हें छूट किस तरीके से दी गई है? ऐसे दी गई है कि जैसे अब इनका किसी व्यक्ति के, जैसे लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, ओम बिरला चाहें तो मतलब कि अपना मतलब कि जैसे बीजेपी के कोटा से सांसद हैं, वो चाहें तो सदस्यता त्याग सकते हैं, सदस्यता त्याग सकते हैं, क्योंकि सोचा जब माना जाता है कि जो लोकसभा जो स्पीकर जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं, इनका काम न्यूट्रल स्टांस, इनका हमेशा न्यूट्रल स्टांस है, किसी पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी सदस्यता त्याग सकते हैं ये सब लोग, और फिर जब इनका कार्यकाल ये खत्म हो जाए स्पीकर या प्रिसीडिंग ऑफिसर का, तो ये फिर से उसी पार्टी में जा सकते हैं। इनके ऊपर डिफेक्शन का नियम लागू नहीं होगा, समझ गए हैं? और पैरा 6 में क्या दिया गया है, जरा वो देखते हैं हम। पैरा 6 बताता है कि अथॉरिटी कौन होगी? अथॉरिटी होगी जी प्रिसीडिंग ऑफिसर ही इसकी अथॉरिटी होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये इनके अथॉरिटी होगी। ये लोग निर्णय लेंगे, किस प्रकार से निर्णय लेंगे? और अथॉरिटी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि चेयरमैन मतलब स्पीकर साहब बैठे हैं या चेयरमैन साहब बैठे हैं कुर्सी पे, और जैसे सदन में बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, देखा, अच्छा जी, आप क्या कहते हैं कि वहाँ ज़्यादा देखा कि हाय हेलो ऐसे कर दिया, वेव कर दिया, अच्छा आप वहाँ से ज़्यादा संबंध रखते हो उस वाली पार्टी से, तो चलो आपको डिफेक्ट कर दिया जाए, ऐसे नहीं। कुछ जो नेता होगा पार्टी का, जो सदन का विपक्ष का नेता होगा, जिस पार्टी का जो नेता होगा, वो रिपोर्ट करेगा, किसे लिख के देगा? स्पीकर को। फिर स्पीकर मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर होगा उसका, और उससे जवाब मांगा जाएगा, जिसके खिलाफ डिफेक्शन किया जाएगा उसे जवाब देना होगा, और फिर जाके डिसाइड होगा कि भाई ये डिफेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है कि जब व्हिप का उल्लंघन कर रहे थे, दूसरे पॉइंट में पैरा पैरा 2 के दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि कोई मेंबर है वो व्हिप का उल्लंघन, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वो व्हिप का उल्लंघन कर दे तो वो डिफेक्टेड माना जाएगा। लेकिन यदि 15 दिन के अंदर वो कंडोन हो जाए, कंडोन बोले तो क्षमादान उसे मिल जाए, उसे रिलेटिव पार्टी से, जिस पार्टी का उसने मतलब कि ये व्हिप का उल्लंघन किया है, तो फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है। बस ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। तो प्रेसिडिंग ऑफिसर को पास ही अथॉरिटी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके पास मतलब कि अथॉरिटी होगी इस प्रकार के निर्णय लेने की। और 7वां पैरा देखो जरा, अब हम आ जाए उस पर। 7वां पैरा कहते हैं बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, इसके बारे में देखो। तो कहा गया, क्या कहा गया कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संसद की प्रक्रिया है, लगभग 122 शायद आर्टिकल 122
122 और 212 उसके लिए है शायद, मुझे याद नहीं, कैसी कन्फ्यूजन सी होती जाती है, बहुत से आर्टिकलों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो पता नहीं सही है कि नहीं सही है। यदि सही हो तो ठीक है, फिर भी मैं सही होगा तो मैं बता दूं सही होगा, चलो इसे लेते ही नहीं। शायद 122 और 212 ही है, लेकिन मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, मैं सच बताऊं तो ठीक है। तो उसके तहत क्या होगा कि जो संवैधानिक, जो संसदीय प्रक्रिया है, संसद की प्रक्रिया है, उस पर जो है कि किसी कोर्ट का उल्लंघन, मतलब कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो उसी के तहत पैरा 7 को ऐड किया गया। पैरा 7 को ऐड करने का मतलब कहा गया कि कोई बार ऑफ जुडिक्शन, कोई भी कोर्ट इसमें काम नहीं करेगा। तो इसको एक किहोतो होलोहान केस हुआ, कब हुआ, 1992, 1992 शायद, पता नहीं, शायद हो सकता है। कियोतो होलोहान केस हुआ, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कैसी चीज़ें हैं, सब बोलते हैं आपको याद है तो आप मतलब कि मेंशन कर देना कियोतो होलोहान केस कमेंट बॉक्स में। और मैं क्या करूँगा, एक कमेंट करूँगा, जो वो कमेंट होता है, हाईलाइटेड कमेंट होता है, जो पिन कमेंट होता है, उसमें पिन कर दूंगा कि हाँ ये आर्टिकल है। तो कियोतो होलोहान केस के तहत इस वाले 7 वाले पैरा को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि देखो अब किस प्रकार का केस था उसमें तो हम जानेंगे नहीं, बस थोड़ी प्रक्रिया समझ लो कि जब स्पीकर है किसी हाउस का, चलो अब हम इसे हटाएं जरा, ठीक है। स्पीकर है किसी हाउस का, स्पीकर है किसी हाउस का, स्पीकर किसी हाउस का है, उसके पास कुछ मतलब एप्लीकेशन, अपील की अपील आई है कि बोले कि भाई इसे डिफेक्टेड करना है, इसे डिफेक्टेड करना। डिफेक्टेड करने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसे डिफेक्टेड करने की, उस प्रक्रिया को कोसी जुडिशियल कहा गया है। कोसी जुडिशियल प्रक्रिया, कोसी जुडिशियल प्रक्रिया अर्ध न्यायिक, शायद अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है, ठीक है। तो हमने कहा कि अब तो आप भाई ये तो संसद संसद की प्रक्रिया नहीं है या फिर हाउस की प्रक्रिया नहीं है, ये तो आपने जो निर्णय दिया है अर्ध न्यायिक, आपने तो न्याय दिया है, निर्णय दिया है, और न्याय की समीक्षा करना हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट बोले, तो हम इस पे समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और, कि संसदीय प्रक्रिया कहाँ तक सीमित है? यदि कोई मतलब कि सदस्य है जिसने मतलब कि जो शिकायत करे, स्पीकर के पास पत्र लिख के भेजे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, जब तक उसके पास वो एप्लीकेशन पड़ी है, जब तक उसके पास वो एप्लीकेशन स्पीकर के पास पड़ी है, तब तक वो प्रक्रिया संशोधनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत है, तब तक कोर्ट का कोई हस्तक्षेप, बोले तो सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप वहां पर नहीं है। जैसे ही उसने निर्णय दिया कि हाँ आप डिफेक्टेड है और नहीं डिफेक्टेड है, तो फिर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, बात को समझना। तो इससे क्या होगा कि जो संसद की कार्य प्रणाली है उस पर भी मतलब कि कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और इस पर मतलब कोर्ट ने आदेश दिया कि जो हमारे अंडर में हम उस पर तो निर्णय दे सकते हैं। तो ये की तो होलोहान केस में इस टाइप का वर्णन किया गया है। और इसी का स्पीकर मतलब कि कई ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं, इस प्रकार के इंसिडेंट देखेंगे, किसी मेंबर को डिफेक्ट करना है और यहाँ से शिकायत पहुँच गई। अब देखो अक्सर ये केस में किसके खिलाफ होता है, जैसे कि ए पार्टी की सरकार है, तो आपने देखा होगा जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो बनाए जाते हैं, या कोई हाउस का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, वो लगभग जिस पार्टी की सरकार होती है वही बनता है अध्यक्ष। तो इसने मतलब कि पार्टी ए की सरकार है और पार्टी बी विपक्ष में, पार्टी ए ने किसी अपने मेंबर के खिलाफ डिफेक्शन कर दिया, तो ये भाई साहब तुरंत कह देंगे चलो भाई डिफेक्टेड है। लेकिन ये माइग्रेट कर गए यहाँ पे, या इनको सपोर्ट कर रहे यहाँ से, है इनकी सदस्यता भी नहीं छोड़ी और माइग्रेट कर गए यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये एप्लीकेशन देगा इन्हें कि भाई इन्हें डिफेक्ट करो। अब ये दबा के रख लेंगे, बैठ गए, काम ही नहीं चल रहा है। और लगभग अगले चुनाव होने को 2 साल या 1.5 साल रह गए हैं, 2 साल या 1.5 साल रह गए, वे 2 से 3 साल तक मतलब कि वो एप्लीकेशन ही दबाए बैठे हैं, ठीक है। और वो पता एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल भी हैं, मतलब यहाँ से सदन के अंदर, हाउस के अंदर एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल है, और मेंबर भी वो बने हुए हैं। 3 साल पूरे बीत गए, 2 साल पूरे बीत गए, अगली बार चुनाव होगा, अगली बार चुनाव होगा, होगा तो पता ये पार्टी तो टिकट देने वाली नहीं है, लेकिन इनकी सांठ गांठ हो गई इससे पहले इस मेंबर से कि भाई हम आपको अपने से टिकट दे दें, क्या जरूरत है, तो ये यहाँ से टिकट दे देंगे अगली बार जब चुनाव होगा।
चलो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार की भी सिचुएशन हो जाती है, इसका फ़ायदा भी लोग उठा लेते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिसिज्म और लोग करते हैं, क्या करते हैं कि इससे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण जो सांसदों और विधायकों को जो प्रिविलेज मिले हैं, जो बोलने का अधिकार मिला है खुलकर फ्रीडम और एक्सप्रेशन के तहत, एक मिनट रुकना जरा, बस ये क्या हो गया, बैटरी लो हो गई, बस अब थोड़ा हम इतना ही कर पाएंगे, बस हमारा ख़त्म ही हो गया। तो जो डिसेंट है, जेन्युइन डिसेंट है, जो मतभेद है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके तहत फ्रीडम और स्पीच है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, नहीं बोल पाएंगे, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और वो मतलब कि शायद सदस्य तक हो सकते हैं। तो इस प्रकार का भी मतलब कि क्रिया मतलब कि होता रहता है, लेकिन ये इसका उपयोग बहुत अच्छा रहा कि इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल ज़्यादा रही, नहीं तो पता चली यहाँ से वहाँ कूदा कांदी हो रही है, और 4 दिन इनकी गवर्नमेंट है, अगले 5वें दिन उनकी गवर्नमेंट है, 10 दिन उनने चलाई, 15वें दिन 10 दिन के बाद 11वें दिन इनने चलाने लगी जो गवर्नमेंट, ऐसे ही चले चले साल भरी में, अब बोले कह रहे थे कि साल भरी में 5 साल में कम से कम 50 बार गवर्नमेंट ही बदल रही, और खर्चा भी बढ़ा कि भाई यहाँ मिले 10 लाख, मतलब एक मेंबर को बुलाने के लिए 5 करोड़ मिल रहा है, ये वाली पार्टी के लिए आओ हम 20 करोड़ दें। इस प्रकार का जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो भी हो रहा है। तो इस साइड से मतलब इसमें काफ़ी हद तक ठीक ठाक लॉ था, और जब ये लॉ लाया गया तो बिल्कुल सर्वसहमति से पास हो गया था। तो बस बढ़िया रहा। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बढ़िया है, और बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, पता नहीं आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे। और और वीडियो को लाइक तो कर ही दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज के भी लाइक कर दो। हमने कितना समय व्यतीत करो, लगभग 1 घंटा 11 मिनट के आसपास हमने व्यतीत कर ला होगा, ठीक है। तो भाई इतना काफ़ी है, और हमारा जो लैपटॉप है वो भी जवाब देगा कि बस भाई साहब हम इतना ही कर पाए, इससे ज़्यादा ना कर पाए, और भी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना क्या रह गया है, कभी और अगले में कवर कर लेंगे। और ठीक है भाई, तो बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।